वैसे लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हमारे साथ, वैसे भी इस एनवायरनमेंट में क्या करें। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। क्या करें इस मार्केट में, क्योंकि देखिए प्रेशर तो बहुत है और एकदम से और हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है क्योंकि क्रूड जिस तरीके से भाग रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं इस समय और अपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दे रहे हैं? अनुज, नॉर्थ में आज होली है तो हैप्पी होली आपको हैप्पी होली, सारे बिल्कुल साथ। हैप्पी होली। और आप बिल्कुल काफ़ी फेस्टिव आ- कलर में भी हैं, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ। आपको भी अनुज, आई थिंक दो तीन चीजें ट्रैक कर रहे हैं हम। एक, ऑयल, जितना टाइम वॉर एक्सटेंड होगा ऑयल प्राइसेस पे प्रेशर रहेगा। आई थिंक ये की वेरिएबल है। कल हमने देखा पुल बैक आया जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, स्टेट इंश्योरेंस से, एफडीसी से, और कंटेनर्स को एस्कॉर्ट करेंगे। तो आई थिंक वो एक डेवलपमेंट ट्रैक करना होगा। अगर क्रूड 80-85 डॉलर की रेंज में रहता है तो मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल डैमेज मार्केट में कम होगा। सेकंड, मैरीटाइम कॉस्ट पे नजर रखने की जरूरत है कि इंश्योरेंस जो है वो खाली कंपलसरी नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है। तो मैरीटाइम कॉस्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक इम्पैक्ट पड़ता है बाकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, और उसका स्पिल ओवर हो सकता है मार्जिन पे और सप्लाई चेन पे। आई थिंक वो एक मॉनिटर करने की जरूरत है। बट क्योंकि अनुज, भारतीय बाजारों ने इतना अंडर परफॉर्म किया है पिछले 12-18 महीने में ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि हमारा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ आ सकता है इन टर्म्स ऑफ डाउन साइड की मैं बात करूं। और वेट एंड वॉच है अनुज, हमने पिछले कई इवेंट्स देखे हैं, पिछले 5-6 ऐसे जब भी ग्लोबल वॉर्स हुए हैं, एवरेज करेक्शन जो रहा है 10-12% रहा है, और अगले 6 महीने का रिटर्न हमेशा 20-25% रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर करता है अगर आप थोड़ा स्टैगर्ड वे में इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, जैसे मैंने बोला। क्रूड प्राइसेस पे एक एक पैनी निगाह रहेगी। हम्म। ओके। गुरमीत जी, एक और बात करूंगा आपसे डिफेंस की। मुझे याद है सोलार इंडस्ट्रीज आपने बहुत पहले पिक किया था और लगातार आपकी टॉप पिक्स में से रहा है, और अभी भी इस स्टॉक में शानदार आउट परफॉर्मेंस है। क्या क्या ये स्पेस यहाँ से भी पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करे? क्या ये अभी भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अनुज, पूरा डिफेंस पैक अच्छा ओवरवेट होना चाहिए। और ये आप देखिए, इमेजिन करिए जब ये साइकिल एंड होती है तो कितना रिप्लेसमेंट होगा। छोटी छोटी कंट्रीज ने अभी रियलाइज किया है कि खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होना, एडिक्वेट स्टॉक होना, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हो, कितना जरूरी है। और सोलार एक बड़ा स्ट्रक्चरल प्ले है, वो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में तो है ही है। जो में आपका आरडीएक्स है, टीएनटी है, हाइब्रिड वॉरहेड्स हैं, और जो उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं जैसे पिनाका है, वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है भारत के डिफेंस सिस्टम का। हमारा जो ओवरऑल सुदर्शन चक्र है उसमें आकाश, S-400, पिनाका, लॉन्ग आर्म रॉकेट्स, ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गए हैं। हमने पीछे देखा आर्मेनिया ने ये सोलार का गाइडेड MRVL लिया है। फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया है एज पार्ट ऑफ द रफाल डील। अगर एक बड़ा मिलिट्री एडवांस नेशन अगर ये लेता है तो आपको 3-4 साल की विजिबिलिटी दिखती है। डिफेंस ऑर्डर बुक अभी 15,000 करोड़ है। मुझे लगता है सरप्राइज करेगी। तो ये जो मिक्स है अभी एक्सप्लोसिव और डिफेंस का, वो 70-30 है। मेरा ये मानना है ये 3 साल में शायद 50-50 हो सकता है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पोर्टफोलियो में है, जेन टेक्नोलॉजी है पोर्टफोलियो में। हम और भी पैटर्न्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल केपेक्स साइकिल आपको डिफेंस में देखने को मिलेगी। बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, बट ये मुझे लगता है, अगर आपको 5 साल की मैं बात करूँ, और ये मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आपको ओवरवेट होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है बट होना पड़ेगा। डिफेंस पर ओवरवेट होना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव हैं आप। गुरमीत जी, सुप्रभात आपको और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिफेंस स्पेस के अलावा जो एक और स्पेस आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दैट इज आईटी। लेकिन आईटी के स्ट्रेंथ पर कितना भरोसा किया जाए, आपकी अप्रोच? मेरा ये मानना है क्योंकि इतना बीटन डाउन था, तो आईटी है या टेलीकॉम है, एक रिलेटिवली, क्योंकि जो सर्विसेज पार्ट होता है वो कम इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट, प्लस रूपी में थोड़ी सी वीकनेस है, तो मैं उसको ज्यादा रीड नहीं करूंगा। क्योंकि मैं अप्रैल के नतीजे देखना चाहूंगा, डील विद मोमेंटम कैसा है। अगर गाइडेंस अभी भी सिंगल डिजिट है और 3-4% ही है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, तो मुझे लगता नहीं है कि अपसाइड भी बहुत ज्यादा है। बट हम सिलेक्टिवली थोड़ा सा आईटी हमारे पोर्टफोलियो में है जो थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले है। HCL टेक है। जैसे मैंने बोला, इनका जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो रेवेन्यू का 10% है, पर एबिट का 20-22% है। 25-26% मार्जिन का बिजनेस है। हमें परसिस्टेंट अच्छा लगता है, का अच्छा करेक्शन आया है।
केपीआईटी इस भाव पे बहुत रीजनेबल है, वो भी ज्यादातर आईपी ड्रिवन कंपनी है और ऑटोटेक है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जिसपे निगाह रहेगी, बट पोर्टफोलियो में वेटेज जो है वो 3-4% से ज्यादा नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि यहाँ भी करेक्शन थोड़ा सा ओवरडन है। तो जब भी थोड़ा सा रिकवरी आएगा, जब भी थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक होगा, तो एक एक टैक्टिकल बाउंस आईटी दे सकता है। ओके, आईटी पर ये व्यू और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होने के भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा गुरमीत जी, एविएशन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? दोहरी मार ये सेक्टर झेल रहे हैं, एक तो ऑयल प्राइसेस हाई, दूसरा फ्लाइट कैंसिलेशन। इस सिचुएशन में कैसे अप्रोच करें? जैसा मैंने बोला, अगर वॉर लंबा चलेगा तो इम्पैक्ट और बढ़ेगा। अगर मैं इंटरग्लोब की बात करूं तो मिडिल ईस्ट 12-13% है, और हमने वो करेक्शन भी देखा आते हुए। तो एक सर्टेन स्टेज पे आई थिंक वैल्यूएशन कम्फर्ट आएगा, बट अभी स्टेज जैसे मैं बोला, अगर मुझे निवेश के मौके देखने हैं तो मैं वो पॉकेट देखूंगा जहां करेक्शन भी है लेकिन मिडिल ईस्ट से लिंकेज कम है। टेलीकॉम है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है। वोल्टास को अगर आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी समर बहुत अर्ली आ गया है, हम ऑलरेडी नॉर्थ में गर्मी है, अभी मार्च स्टार्ट हुआ है। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थे, जैसे फरवरी के ऑटो नंबर्स अपडेट बहुत शानदार थे। आपने Q3 जीडीपी का आंकड़ा देखा हो तो मैन्युफैक्चरिंग ने 13.5% ग्रो किया। तो जो डोमेस्टिक पॉकेट्स है जहाँ पे करेक्शन आया है, चाहे टेलीकॉम है, ऑटो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, बैंक्स है, जहाँ लिंकेज कम है, वहां पे आप पहले करिए। और जब ये थोड़ा सेटल होने लगता है, क्रूड स्टेबलाइज हो जाता है, तब हाई बीटा पॉकेट्स को, इम्पैक्टेड सेक्टर्स को जो वॉर के, उस पर ज्यादा फोकस करें। इंडिगो ने अभी अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है, फ्लैश करिएगा उसको। बता रहे हैं कि 500 से ज़्यादा फ़्लाइटें उनकी कैंसिल हुई हैं पिछले एक हफ्ते में, और इसका एक इम्पैक्ट है क्लियरली। वो अभी अभी एक्सचेंज पर उन्होंने डाला है, प्लीज़ उसको फ्लैश करिए। गुरमीत जी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, अब एक नज़रिया ये है कि अगर 1/3 बिजनेस गल्फ से आ रहा है तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक बिजनेस इनका काफ़ी स्ट्रांग रहा है, और बजट के बाद हमने देखा भी था, बड़ी रैली भी आई थी, नंबर्स भी अच्छे थे। इस गिरावट में बाइंग करनी है या फिर अभी अवॉइड करना है? अनुज स्टैगर्ड वे में कर सकते हैं। एल&टी बेलवेदर स्टॉक है, और कमेंट्री अगर आपने एल&टी की सुनी, वो पहली बार उन्होंने बोला उनकी ऑर्डर बुक में 1/3 बुक प्राइवेट। और मिडिल ईस्ट से ऑर्डर बुक का मतलब ये नहीं है कि सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी भी आएगी जब थोड़ा सा रीबिल्डिंग होगा। चाहे वो ऑयल फील्ड्स हैं, चाहे वो एयर बेसिस हैं, तो कभी ना कभी ये नॉर्मल होगा। और मेरा ये मानना है कि इसका इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट पे ज्यादा है। अगर ये वॉर एक्सटेंड होता है, उनकी पूरी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रैवल ट्रांजिट पे डिपेंडेंट है, एनर्जी पे डिपेंडेंट है, तो इसका काफी इकोनॉमिक कॉस्ट है मिडिल ईस्ट का। और जैसे जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा फॉर अ सीज फायर और अ पीस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो मैं एक्चुअली एल&टी को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन होने वाले हैं। प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन उन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट की है कि 10 लाख करोड़ से ऊपर की है। और ये सब सेक्टर्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबिलिटी है, स्मार्ट मोबिलिटी है, डेटा सेंटर है, बहुत सारा प्ले है एल&टी में। और डिफेंस प्ले भी है, क्वासाई डिफेंस प्ले भी है एल&टी में। तो मैं एक्चुअली बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। और जो एल&टी मिस कर गए थे, जो जो शार्प रनआउट हुआ था, वो इसको मौका ढूंढ सकते हैं। थोड़ा स्टैगर्ड वे में करिए। आज ही सारा कुछ नहीं लेना है। आई थिंक कई बार बहुत आराम आराम से करना, थोड़ा थोड़ा करना हमेशा बेटर रहता है। ओके, एलएनटी पर ये व्यू हो गया आपका। गुरमीत जी, मेटल्स देखिए जिस तरीके से आज टूटे हैं, और प्रेशियस मेटल्स पर भी गिरावट हावी हुई है आज के सेशन में। दो सवाल मेरा, एक तो होल मेटल्स पे और साथ ही प्रेशियस मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है? तो मैं गोल्ड को लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ। हमने और एक साल से ये अप्रोच ने हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी किया है इस वोलेटिलिटी में। तो एक जो आम रिटेल निवेशक है, वो जब भी गोल्ड में कोई डिप आता है तो ईटीएफ के थ्रू, या एक मल्टी एसेट कैटेगरी आती है श्रेया, जो बहुत अच्छा किया है पिछले एक साल में, डबल डिजिट रिटर्न है, जो कमोडिटीज में, बॉन्ड्स में, इक्विटी में मॉडल बेस्ड इन्वेस्टिंग करती है। आई थिंक वही ये आइडियल व्हीकल है इस वोलेटिलिटी में पार्टिसिपेट करने का, एक रिटेल निवेशक के लिए। और कोई अगर कोई भी डिप आता है गोल्ड में, कल हमने देखा गोल्ड और सिल्वर में भी करेक्शन आया जब भारतीय बाजार बंद थे, क्योंकि जब लिक्विडेशन होता है, मार्जिन कॉल्स आती है, लिक्विडिटी टाइट होती है, तो थोड़ा सा सेल ऑफ हर तरफ आता है। और ये अनसर्टेनिटी मुझे खत्म होती हुई नहीं दिखती है। तो गोल्ड आपका एक पोर्टफोलियो इंश्योरेंस है। 5 से 8% आप रखिए पोर्टफोलियो में, और अगर आपको टिप मिलता है, $5,000 के नीचे आता है, किसी भी दिन 4-5% का करेक्शन आता है, तो ईटीएफ या मल्टी एसेट के थ्रू डेफिनेटली ऐड करें। मेटल स्पेस में हम टैक्टिकल रहे हैं। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हिंदाल्को या टाटा स्टील में हमने थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लिया है। एक हमारे पास स्पेशल सिचुएशन प्ले है मुकुंद का, जो कि स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा इम्पैक्टेड है क्योंकि उनका ज्यादा बिजनेस यूरोप से है, और वहां पे काफी लैंड मोनेटाइजेशन होना है, और काफी डेट रिडक्शन होना है। उनका लैंड बैंक अभी उनके मार्केट कैप से ज्यादा है।
और कंपनी डेट रिड्यूस करना चाहती है, और ये बजाज ग्रुप कंपनी है, 74% नीरज बजाज और उनकी फैमिली का स्टेक है। तो ये एक पॉकेट में हमने थोड़ा सा एक्सपोजर पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। ओके, कोई और स्पेस जहां आप इस समय गिरावट में एक्यूमुलेट कर रहे हैं? तो हमने थोड़े कुछ केमिकल स्टॉक्स ऐड करना शुरू किए हैं। अनुज, एक कंपनी है जेजी केमिकल, जिंक डाइऑक्साइड है, और इनका हेज रहता है पोर्टफोलियो, और मिक्स भी है डोमेस्टिक सोर्सिंग का और इम्पोर्ट का। और इसका एंड यूसेज टायर है 80%, और फार्मा और बाकी जगह है। तो डेट फ्री कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए हैं, शार्प करेक्शन आया है। तो ये एक प्रॉक्सी कंजम्पशन प्ले भी है ऑटो का, और क्योंकि केमिकल स्टॉक्स इतने 40-50% उसमें, तो ये यहाँ पे हमने थोड़ी पोजीशन बढ़ाई है। एक कंपनी है हिंद रेक्टिफायर, अनुज, वो ट्रांसफार्मर्स बनाती है रेलवे लोकोमोटिव्स के लिए, और अब वो L1 बिडर हुई है मेमू के लिए, विच इज आपकी जो जैसे मुंबई लोकल है, मेट्रो है, वंदे भारत है, तो टारगेट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, डेटा सेंटर प्ले में, रोबोटिक्स में भी एंटर कर रहा है, तो रेलवे पे डिपेंडेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम होगा। तो ये एक और स्टॉक हमने ऐड किया है, और थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला, हमने भारती और थोड़ा बहुत L&T, ये लार्ज कैप में थोड़ा सा ऐड करना शुरू किया है इस फंड। भारती, आपने बात की भारती की, इस करेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? क्यों मार्केट इतना ज़्यादा नर्वस है? और ये तो मतलब करेक्शन तो मार्केट की करेक्शन से पहले शुरू हो गई थी। आई थिंक अनुज जी को, जो उनका भारती को हमेशा एक कैपिटल एलोकेशन को लेके ना, बाजार हमेशा सा एक जब उन्होंने अफ्रीका बिजनेस में भी वेंचर किया था, बाजार नर्वस हुआ था। जो उन्होंने भारत एयरटेल मनी की, जो उनकी एनबीएफसी है, वहां पे उन्होंने 20,000 करोड़ के इन्फ्यूजन की बात करी। तो मार्केट को कहीं ना कहीं ये लगा कि अभी जो जरूरत है वो शायद डेटा सेंटर और मोबिलिटी रिलेटेड केपेक्स ही ज्यादा है, जो मुझे लगता है सुनील भारती मित्तल जी ने क्लैरिफाई किया कि शुरू में 10-15% ही जाएगा। और अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें अनुज, तो 55-60 हजार करोड़ है। ये साल ऑलरेडी 50,000 करोड़ हो गया है 9 मंथ्स का। तो उसमें अगर आप 2-4-5 हजार करोड़ एलोकेट करते हैं, और आपके पास एक रेडी बेस है 50 करोड़ यूजर्स का, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मूव है, ग्रोथ लीवर है, रेडी बेस है, और जैसे जियो फाइनेंस ने किया। तो आई थिंक मुझे लगता है उसको लेके थोड़ा रिएक्शन है, बट ये बहुत स्ट्रक्चरल प्ले है अनुज। बेसिकली दो प्लेयर्स हैं, और आरको 259 पे सस्टेन करने वाला नहीं है। और जियो का जब भी आईपीओ आएगा, जियो की वैल्यूएशन की बात हो रही है कुछ 150-160 बिलियन डॉलर की, भारतीय अभी करीबन 110 बिलियन डॉलर है। तो थोड़ा सा कैचअप भी होगा मुझे लगता है इस साल, जब भी जियो का आईपीओ आता है। तो नियर टर्म प्ले भी है, और स्ट्रक्चरल लीवर भी है, डेटा सेंटर प्ले हो, मोबिलिटी हो। उनका ब्रॉडबैंड में आप देखिए 12 लाख कस्टमर्स उन्होंने ऐड किए। एंटरप्राइज बिजनेस अच्छा कर रहा है, सारे ग्रोथ इंजन फायर कर रहे हैं, और अब 50-60 हजार करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपका जो केपेक्स इंटेंसिटी है, उससे ज्यादा आप कैश जनरेट कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल लीवर है किसी भी बिजनेस के लिए। ओके, एक थोड़ा संक्षेप में अगर जवाब रख सकें, एक लास्ट सवाल, इटर्नल और स्विगी, क्या इन लेवल्स पर बाय बनते हैं आप, जो इतनी बड़ी गिरावट के बाद, खासतौर से इटर्नल? इंटरनल पे बनता है अनु, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा एआई रिलेटेड, उसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गया है क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी को भी लेके भी। और मुझे लगता है वो दीपिंदर का एग्जिट का थोड़ा टाइमिंग, मुझे लगता है स्पेशली जब सेंटिमेंट खराब था, आई थिंक उसने भी स्टॉक पे थोड़ा सा वे किया। और आपको कुछ न्यू एज बिजनेस अनु जो टर्न अराउंड हो गए हैं वो रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जब भी ग्रोथ आएगी, फूड बिजनेस में 2 प्लेयर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं। क्विक कॉमर्स में भी आप देखिए, अगर बिटवीन ब्लिंकिट, स्विगी एंड जेप्टो लगभग 85-90% जो है तय है। तो यहाँ भी इवेंचुअली आप देखेंगे जो 50% से ज्यादा जाता है वो डोमिनेट करता है। हाइपर श्योर सेगमेंट अच्छा कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऐप, मैंने अभी ट्वीट किया था कि करण औजला के एक दिल्ली के कॉन्सर्ट ने 140-150 करोड़ का रेवेन्यू किया है, टिकट, एफएनबी, स्पॉन्सरशिप मिला के। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा प्लेयर। तो मल्टीपल ग्रोथ इंजन हैं कंपनी के पास, और जहां बिजनेस 30-40% से ग्रो कर रहा हो, वहां आपको खाली पी बेसिस पे वैल्यू नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास इटर्नल है, पेटीएम है, और हमने ग्रो ऐड किया है, जो हमारा न्यू एज बिजनेस पोर्टफोलियो है। ऑल राइट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको होली की शुभकामनाएं।